धड़कनों के संग संग रक्से बिस्मिल किस्त नंबर 8 दूसरा हिस्सा। आफरीन बहरहाल अब हर बोझ से आज़ाद हो चुकी थी। वो सीधे फरिया के घर आ गई। रहकर भी बस वही इसका आखिरी ठिकाना बचा था। फरिया नींद से उठ आई थी। उसके बाल उलझे हुए थे और आंखें कच्ची नींद की खुमारी से बमुश्किल खुल पा रही थी। उसने जमाए पे जमाए देते उसे हैरत से देखा। फिर से झगड़ा कर आई हो? अब तुम कितने दिनों के लिए अलग हुई हो? इस बार काफी सीरियस मामला है। मैं वापस नहीं जा सकती। आफरीन ने दरवाजे के पास बने कपबोर्ड से घर के स्लीपर उठाकर बदले और अंदर आ गई। तो मजाक कर रही हो ना? इस शादी के लिए तुमने कितनी कुर्बानी दी है आफरी। अब इस तरह अगर जल्दी जहन कैसे बना लिया? फरिया की हैरत पर आफरीन के जर्द होंठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट आई। जरूरी नहीं फरिया कि हर डील से फायदा ही पहुंचे और बस यही समझूंगी कि मेरी इन्वेस्टमेंट नाकाम गई। फरिया का मुंह खुल गया। क्या? तुम सीरियस तो हो? फरिया की आंखें फट से खुल गईं। बिल्कुल। आफरीन ने फरिया से ज्यादा जैसे खुद को मुतमईन किया था और थकी-थकी से सोफे पर गिर गई। मैं बहुत बहुत थक गई हूँ फरिया। हकीकतन बहुत थक गई हूँ। थकी-थकी और रंधी हुई आवाज में बमुश्किल बोल पाई जैसे खुद से मुखातिब हो। तुमको तो बुखार लग रहा है। फरिया हैरान रह गई। इसकी जर्द बढ़ती रंगत और कमजोरी इससे मख्फी नहीं रही थी। आफरीन अपने आंसू रोकने की कोशिश में जैसे बेहाल हुई। हर एक ने इसकी हालत नोट की थी, यहाँ तक कि एक अजनबी शख्स ने भी। लेकिन जिसको करनी चाहिए थे उसने नहीं की थी। जबकि मैं सिर्फ उसी से ही चाहती थी कि मेरा ख्याल रखे, भले वो अयस्द का मामू था। फरिया इसके पास बैठ गई और बगौर उसके थके थके सर्द चेहरे को देखा। उसने वाकई हार मान ली थी। वो दोनों बचपन की बेहतरीन दोस्तें थीं। वो क्यों ना इसकी हालत समझती। एक थकी थकी सी आ उसके होंठों से निकली। भूल जाओ इस बात को। मुझे तुम्हारा फैसला अच्छा लगा। तुम क्यों नहीं मेरे साथ रहती? मैं वैसे भी अकेली रह रही हूँ। फरिया ने उसके हाथ थामे। नहीं, ये ठीक नहीं लगता। तुम्हारा कज़न भी रहता है यहाँ। भले वो कभी-कभी आता हो, लेकिन ये दुरुस्त नहीं लगता। आफरीन ने इनकार किया। इसकी बात पर फरिया ने अपनी दोस्त को घूर कर देखा। वो हफ्ते में 2 बार ही कंपनी के काम से आता है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फरिया ने ठंडी सांस भरी। तुम आराम से कुछ दिन रहो, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई जगह देखती हूँ, क्योंकि अयस भी तुम्हारा कई बार यहाँ आकर पूछ चुका है, लेकिन अब वो नहीं आता। इसके ज़िक्र पर आफरीन के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। मैं शर्त लगाती हूँ, अब वो सिर्फ और सिर्फ आपस के बारे में ही सोचता है। बहुत ही कुछ स्टूपिड किस्म का आदमी है ये। इसकी मंगनी भी कुछ दिनों में मुतवक्की है। क्या तुम वाकई में इसकी मंगनी में जाओगी? फरिया ने उसे परेशानी से देखा। हाँ, लेकिन अपनी दादी माँ को सालगिरह की मुबारकबाद देकर मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। मुझे डर है कि अंकल यज़दानी तुम्हारे साथ फिर कोई चाल ना चल जाए। ये शर्म की बात है कि मैं इतने दिन तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि उस दिन मेरा टेस्ट है। लेकिन मेरा कज़न प्रवास फंक्शन अटेंड करेगा। मैं इसे कह दूंगी तुम्हारे साथ रहे। फरिया अपनी दोस्त के लिए सच में परेशान थी। वो नहीं चाहती थी पिछले वाक़ये जैसा कोई वाक़या ना आफरीन के साथ हो जाए। आफरीन ने गैर मामूली तौर पर खुद को पुरसुकून महसूस किया। अब किसी बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। शहराम को इंतकामी निशान के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा अब किसी काम का नहीं था। वो अब हर तरफ से सुकून में आ चुकी थी। इससे पहले वो मौत को करीब से छूकर जिंदगी की तरफ पलट कर आई थी। इसके वकार को भी बुरी तरह से पामाल किया गया था। अब अब कोई चीज़ उसे नहीं डरा सकती थी। इसके अलावा अब उसे शहराम को भी सारा हिसाब वापस लौटाना था। दूसरे दिन जाजिब अपने बैरून मुल्क ट्रिप से वापस आ गया। आफरीन से मिलने के लिए ऑफिस आ गए। क्या मैं एडवांस सैलरी की गुजारिश कर सकती हूँ? मुझे कुछ लोगों का कर्जा चुकाना है। कुछ शर्मिंदगी और हिचकिचाहट के साथ आफरीन ने अर्ज पेश की। कोई बात नहीं। कितना चाहिए? अमाउंट बताओ ताकि मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकूं। जाजिब ने मुस्कुराते हुए दोस्ताना लहजे में कहकर अपना सेल उठाया। वलीद गर्वीज़ी साहब ने भी तुम्हारी काबिलियत की बहुत तारीफ की है। मैं खुद भी तुमको विला वाले प्रोजेक्ट का एडवांस देने वाला था। उसने फ़ोन पर टच करके उसे अनलॉक किया। 1 लाख काफ़ी होंगे? इसकी बात पर वो हैरान रह गई। ये इसकी तवक्को से ज़्यादा था। नहीं नहीं, सिर्फ 20,000 काफ़ी होंगे। परेशान मत हो, वलीद गर्वीज़ी की विला की लागत 10 मिलियन से ज़्यादा है। इस पर तुम्हारा कमीशन 1 लाख से ज़्यादा बनता है। जाजिब ने फौरन उसके अकाउंट में 1 लाख की रकम ट्रांसफ़र कर दी। ऐसे ही अपना काम जारी रखो।
चासिब ने तारीफ़ी कलमात कहे। आफ़रीन को सबसे पहले शहराम का हिसाब बेबाक करना था। अब उसे और ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ अपने करियर के लिए तवज्जो देनी थी। बूम! शहराम ने गोल्फ गेंद को स्विंग किया तो गेंद तेज़ी के साथ एक फ़ासले पर जाकर गायब हो गई। शीश जो उसके पास ही खड़ा था, गेंद की हवा में तेज़ी के साथ उड़ान भरकर गायब होने की वजह से हवा की सरसराहट पर कँप-कँपा कर रह गया। जब से आफ़रीन गई थी, शहराम का रवैया ऐसा ही बरहम और ख़ुफ़की भरा था। शीश ये देख-देख कर जैसे पागल हो रहा था। आफ़रीन भाभी अभी तक घर वापस नहीं आईं। शीश को मालूम था जवाब क्या आएगा, फिर भी पूछा, "वो मरे या जिए, मेरा कुछ ना जाए, अच्छा है वो ना ही आए।" शहराम ने उसे तेज़ घूरी दी और बरहम अंदाज में आगे बढ़ गया। उधर शीश के पेट में फिर से गड़बड़ होने लगी। "मैं जानता हूँ तुम भाभी के हाथ के पके खानों के आदी हो गए हो, लेकिन अब वो नहीं है तो तुम इस तरह खुद को भूखा रखकर सज़ा तो नहीं दे सकते।" शीश ने नाक की नोक खुजाते हुए उसे टेढ़ी आँख से देखा। "नहीं हुआ मैं आदी, बेफ़िक्र रहो।" इसका लहज़ा हनूस तपा हुआ था। "मैं काफ़ी आराम से रह रहा हूँ।" इसकी बेहसी भरे जुमले सुनकर शीश की पेशानी अर्क-आलूद हो गई। उसने अपने दोस्त की ये साइड पहली बार दरियाफ्त की थी। उसने दिल ही दिल में आफ़रीन की हिम्मत को सलाम दिया, जिसने इस जैसे गौसीले शख्स के साथ इतना वक़्त गुज़ारा। वो तो कुछ ही दिनों में शहराम की बरहमी और ज़िद से पागल होने के करीब था। परसों आबिश और अयीज़ की मंगनी का फ़ंक्शन है। आफ़रीन भाभी भी यकीनन वहाँ जाएँगी। यज़दानी फ़ैमिली की तरफ से मुझे भी इन्विटेशन कार्ड मिला है। क्या मैं भी वहाँ जाकर भाभी को मनाऊँ? शीश ने अपने दोस्त की हालत देखकर जैसे उसके अंदर की बात की। शहराम ने अब्रू उचकाकर उसे घूरा। मेरे इल्म के मुताबिक ये इनकी दादी की सालगिरह का फंक्शन है। नहीं, ये तो नहीं सुना। शीश ने नफी में सर हिलाया। शहराम के चेहरे पर एक साया सा लहराया। इससे जाहिर था कि यज़दानी फैमिली ने दादी की सालगिरह का प्लान नहीं बनाया। बात कुछ और थी। ये बेवकूफ़ औरत इन लोगों की तरफ से फिर से कुछ बड़ा करने से नहीं डरती। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये इसकी एक और चाल लग रही है। देखो और इंतज़ार करो। मुझे यकीन है कि वो मंगनी की पार्टी के बाद आकर मुझसे मदद की भीख माँगेगी। अभी जुमले मुँह में ही थे कि इसके मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की नोटिफ़िकेशन आने लगी। फ्रॉम शहरीन। शहराम के 2 लफ्ज़, 2 हर्फ़ और आफ़रीन के लास्ट 2 हर्फ़ मिलाकर बनाया गया शहरीन। देखा? क्या कहा था मैंने? उसने मैसेज भेजा है। शहराम ने शीश को तंज़िया नज़रों से देखकर मैसेज ओपन किया, लेकिन जब उसने मैसेज पर क्लिक किया तो देखा आफ़रीन ने इसके अकाउंट में 60,000 ट्रांसफ़र किए थे। इसका खूबसूरत चेहरा बर्फ़ की मानद मुंजमद हो गया। शीश जो महज़ 1 इंच के फ़ासले पर था, झाँक कर देखा तो हैरान रह गया। लगता है भाभी तुम्हारा कर्ज़ा लौटाने के लिए काफ़ी खर्च कर रही हैं। शहराम के परेशान कुन तासुरात पर पुरसकून हुए। ऐसा लगता है ये इसकी एक और चाल है। वो फ़ोन पे निगाहें जमाए हुए बोला, जहाँ दूसरी तरफ से अभी तक कुछ टाइप किया जा रहा था। वो इंतज़ार करने लगा कि देखे अब वो क्या कहती है। 20 सेकंड के बाद इसने एक और मैसेज रिसीव किया। 60,000 मेरे ख़्याल से काफ़ी होंगे। इसमें मेरे हॉस्पिटल के चार्जेस और खाने-पीने का खर्च शामिल है। एक पुरस्रार मुस्कुराहट शहराम के होंठों पर बिखर गई। उसकी पेशानी की रगें तन गई थीं। ठीक है, बहुत खूब। तो इस औरत में शेर जैसी जुर्रत थी। शीश जो पीछे खड़ा ताक-झाँक करते मैसेज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी तबसरा देने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा आफ़रीन ऑसम थी, रियली ऑसम। उसने यकीनी तौर पर शहराम जैसे शख्स को चैलेंज किया था, जबकि वो दिल ही दिल में इस मासूम सी लड़की के लिए हमदर्दी महसूस करने लगा था। ये लगता है, तुम्हें मुतासिर करने की एक दूसरी चाल है। वो ना सिर्फ तुम्हें रिश्वत पेश कर रही है, बल्कि इसका यूज़र नाम देखो, कितना रोमांटिक है। शहरीन, यानी शहराम और आफ़रीन का मुख़फ़्फ़फ़। आफ़रीन शीश ने आफ़रीन की तरफ इसका ज़हन पलटने की कोशिश की। शहराम इसका तबसरा सुनकर अंदर ही अंदर सुकून महसूस करने लगा, जबकि होंठ एक पुरस्रार मुस्कुराहट में ढल गए। तो क्या हुआ? ये इतनी बड़ी बात नहीं। अब वो 3 रातों तक मुझसे घुटनों के बल झुककर माफ़ी नहीं माँगती। मैं माफ़ नहीं कर सकता। इससे पहले कि इसका जुमला पूरा होता, आफ़रीन ने ना सिर्फ अपना यूज़र नेम बदलकर नई ज़िंदगी रख दिया, बल्कि स्टेटस भी बदल दिया। मुझे अब अपने आपसे बेहतरीन सलूक करना है। शीश तो ये पढ़कर अपनी जगह पर दंग रह गया। ये क्या किया आपने भाभी?
यहाँ मैं आपका रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और उधर आप तोड़ने में लगी हैं। शहराम की गहरी काली आंखों से खून रिसने लगा। नफरत से सेल फोन पर गिरफ्त सख्त हो गई। आइंदा मेरे सामने इस औरत का जिक्र ना करना शीश, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर लंबे लंबे डग भरता गोल्फ क्लब से वो बाहर निकल गया। उधर आफरीन मैसेज भेजने के बाद लाशऊरी तौर पर शहराम की तरफ से जवाब की मुंतजिर रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा जैसे इसका वजूद किसी गहरे पानी में डूब रहा हो। कितना बेहिस शख्स था जिससे इसका दिल अटक गया था। कुछ देर बाद उसके फ़ोन ने वाइब्रेट की। वो चौंक उठी। समझी शहराम ने जवाब दिया होगा, लेकिन यह वलीद गरवेज़ी की तरफ से मैसेज था। नई शुरुआत करना अच्छी बात है। औरत को अपने आप से बेहतर सलूक करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़िंदगी में नाखुश हैं तो उसकी वजह ये नहीं कि आप काफ़ी नहीं हैं, बल्कि लोग या कुछ चीज़ें हमारी तारीफ़ के काबिल नहीं होती। आफरीन ने अपने दिल में एक हल्का-सा नया एहसास महसूस किया। ये हौसला अफ़ज़ा पैगाम पढ़कर वो मुस्तक़बिल के बारे में ज़्यादा पुरउम्मीद हो गई। ताहम उसे ये सब बहुत अजीब लगा। उसे लगा जैसे वलीद गरवेज़ी जानता है कि उसे छोड़ दिया गया है। इसके अलावा उसने अभी कुछ सेकंड्स पहले अपना स्टेटस अपडेट किया था। तो क्या वो इसके सोशल मीडिया पर तवज्जो दे रहा है? इस पर मुख्तसर गौर करने के बाद उसने जवाब दिया, हौसला अफ़ज़ाई का शुक्रिया। यहाँ तक कि अगर वलीद करवेज़ी वाक़ई इसमें दिलचस्पी रखता है, तभी ये उसके लिए बेकार था, क्योंकि उसने अब मोहब्बत तलाश करने का ख्वाब छोड़ दिया था। उसे अब कोई ख्वाब नहीं देखना, ख्वाब सराब होते हैं। जागने पर सिवाय तकलीफ़ के और कुछ हाथ नहीं आता। जल्द ही दादी की सालगिरह का दिन भी आ गया। ये दोनों ख़ानदानों के लिए एक बड़ा दिन था। यज़दानी और दुरानी फ़ैमिलीज़ के आपस में रिश्ता जोड़ने का दिन। फ़ंक्शन का एहतमाम मेलबोर्न के एक मशहूर 7 स्टार होटल में किया गया था। अमीर से अमीर तबका मधु था। आफरीन भी इनविटेशन कार्ड हाथ में थामे लॉबी में खड़ी थी। माज़ी में जाफ़र यज़दानी ने इससे वादा किया था कि इसकी अय्यद से शादी इस बैंक्वेट हॉल में की जाएगी। और आज ठीक है, एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही थी, लेकिन यहाँ अय्यद की दुल्हन आफरीन नहीं बल्कि आबिश थी। उसने सफ़ेद रंग की मैक्सी पहनी हुई थी। ये मैक्सी उसने शीश के दादा की बर्थडे पर पहनी थी। दाखिली दरवाजे पर रिपोर्टर्स का ढेर जमा था, जिन्होंने 1 सेकंड में ही इसे जा लिया था। मिस आफरीन, आपने इससे पहले दावा किया था कि यज़दानी फैमिली ने आपको कैद करके तशद्दुद किया है और आज आपको यहाँ देखकर हैरान हैं कि फिर आप अयीज़ और आबिश की मंगनी में कैसे आई हैं, अगर आपका पहला बयान सच पर मबनी है। रिपोर्टर्स ताबड़तोड़ सवालात पूछ रहे थे। इसका मतलब यही है कि यज़दानी फैमिली ने आपके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। आपका बयान झूठ पर मबनी थी। आफरीन बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं थी। वो फ़ौरन जान गई थी कि रिपोर्टर्स का एहतमाम यज़दानी ख़ानदान ने किया है। बिलाशुबा इन्हें रिश्वत दी गई थी और हदायत दी गई थी कि क्या कहना है। इसे अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा, तभी वो पुरसुकून नज़र आ रही थी। आज मेरी दादी माँ की 80वीं सालगिरह है। मैं यहाँ सेलिब्रेट करने आई हूँ। उसके इत्मीनान में रत्ती भर तब्दीली नहीं आई। वाक़ई? लेकिन हमने तो ये बात नहीं सुनी। हमें तो यही बताया गया कि आज अय्यज़ और आबिश यज़दानी की मंगनी है। और जिस तरह का कीमती ड्रेस आप पहने हुए हैं, इससे नहीं लगता कि आपके साथ यज़दानी फैमिली बुरा सलूक रखती है। आप तो काफ़ी ठीक-ठाक नज़र आ रही हैं। एक तंज़िया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आज मुझे सरेआम शर्मिंदा करने के लिए जाफ़र यज़दानी ने आप सबको कितनी रकम अदा की है? आप तो आबिश यज़दानी से कतई मुख्तलिफ़ मिज़ाज की लग रही हैं। वो तो बहुत ही नफ़ीस और शाइस्ता मिज़ाज की लड़की है। आपको देखकर लगता है आप में बात करने की तमीज़ नहीं है। एक रिपोर्टर ने मुंह फाड़कर कह दिया। यकीनन उसे इस तरह बदतमीजी से बात करने के लिए पैसे मिले थे। आफरीन ने हैरान नजरों से इस रिपोर्टर को देखा। अभी वो इसकी अच्छी से तबीयत साफ करती जब पीछे से कोई मर्दाना आवाज आई। आज यज़दानी और दुरानी फैमिलीज के लिए खास दिन है। सिंडी टर्नर समेत बहुत से मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस तकरीब में शरीक हैं। इसके बावजूद भी रिपोर्टर्स के गिरोह ने एक कमजोर लड़की को शर्मिंदा करने के लिए घात लगाई हुई है। शेम ऑन यू ऑल। क्या वो कोई आर्टिस्ट है या कोई ऑनलाइन सेलिब्रिटी? अगर आप सबको इंटरव्यू करना था, इतना ही पसंद है तो किसी मशहूर शख्स का जाकर पीछे करें, एक कमज़ोर लड़की का नहीं। इस दराज़ काद आदमी की पर्सनैलिटी पर कीमती लिबास ने रिपोर्टर्स को लाजवाब करने के लिए मुतासिर भी किया था। वो फ़ौरन मुंतशिर हो गए, जिस पर आफरीन हंस पड़ी। नॉट बैड प्रवास सर, अपनी कंपनी का ओहदा संभालते ही आप तो काफ़ी मुख्तलिफ हो गए हैं।
ताज्जुब नहीं, फरिया आप पर सही मानों में लट्टू हुई है। इस बात पर परवाज़ हल्का सा सर खम करके मुस्कुराया। फरिया ने मुझे रात ही फ़ोन करके आपके लिए ताकीद की थी कि मैं आपकी बैक पर रहूँ। अब चलें? वो मुस्कुराकर उसे अपने साथ आने का इशारा करते आगे बढ़ा। इस वक़्त एक चंचल सी लड़की मुँह बनाती हुई कुछ ख़फ़ा-ख़फ़ा सी आकर परवाज़ का बाजू थाम गई। परवाज़ कहाँ थे तुम? मैं पूरे हॉल में तुम्हें ढूँढ रही थी। ये देखो, चल-चल कर मेरे पाँव दुख रहे हैं। उसने मैक्सी उठाकर एक पाँव आगे किया जो ऊँची नफीसी हाई हील में मुकीब थे। आफरीन ने हैरान और सवालिया नज़रों से परवाज़ को देखा और फिर एक अजीब-सी नज़र लड़की के हाथ पर डाली जो परवाज़ का बाजू थामे हुए था। आफरीन की सवालिया नज़रों का मफ़हूम समझकर परवाज़ हचकिचाया। ये लैला है, मेरे मामू की बेटी। फ़रिया इसे जानती है। परवाज़ ने तारुफ़ करवाया। ओह! नाइस टू मीट यू, मिस लैला। मैं आफरीन यज़दानी, फ़रिया की दोस्त। दोनों ने हाथ मिलाया। अगर परविया अगर फ़रिया परवाज़ को लैला के साथ बाजू अटकाए देखती, तो यकीनन शक ज़रूर करती। आफरीन को ये लड़की कुछ अजीब-सी लगी, ख़ासकर इसका चंचल रवैया उसे दिखावा लगा। लैला, मैंने कितनी बार तुम्हें तंबीह कहा की है कि अब हम बच्चे नहीं रहे। इस तरह पब्लिक में मेरा बाजू मत थामा करो। परवाज़ ने एक साइड पर ले जाकर उसको हल्की आवाज़ में तंबीह की, जिस पर लैला ने बच्चों जैसा मुँह बना लिया। ओह! सॉरी, क्या करूँ? बचपन की आदत है, छूटती ही नहीं। ऑल राइट, आफ़रीन ने मुँह से नहीं कहा, लेकिन उसे ये बुरा लगा है। ख़याल करो, दूसरों को बुरा लग सकता है और वो गलतफ़हमी में पड़ सकते हैं। परवाज़ ने समझाया। जल्द ही आफ़रीन को स्टेज पर साले और जाफ़र यज़दानी खड़े नज़र आए। इनकी नज़र पर आफ़रीन पर पड़ी तो आँख के इशारे से उसे बुलाया। जैसे ही वो इनके करीब आए, साले ने गैर मुतवक्किल तौर पर उसे खींचकर ज़बरदस्ती गले से लगाया। अफ़सर साहब, ये मेरी प्यारी सी छोटी बेटी आफ़रीन है। जाफ़र यज़दानी अपने साथ खड़े एक मेहमान से इसका तारुफ़ करवा रहा था, जिस पर आफ़रीन हैरानी से उसे देखकर रह गई। मेरी ये बेटी ना सिर्फ़ बहादुर है, बल्कि मेहरबान और सीधी-सादी भी है। कुछ अर्सा कबल इसने पुलिस के साथ ताउन भी किया था और गैर कानूनी वीडियोज़ बनाने वाले ग्रुप को ख़त्म करने के लिए खुफ़िया तौर पर चली गई थी। जाफ़र मुसलसल उसके ज़ख्म कुरेद रहा था। आफ़रीन अंदर ही अंदर पेचोताप खाकर रह गई। आह! साला ने एक आह भरी। मेरी बड़ी बेटी की तो मंगनी हो रही है, लेकिन मेरी छोटी बेटी अभी तक सिंगल है। मेरी ख्वाहिश है जल्दी इसकी भी शादी हो जाए। क्या आपका कोई छोटा बेटा नहीं है? आपके सालिया ने मुमान से जोशो खरोश से पूछा। अफसर साहब के चेहरे पर जज्बात की एक लहर यके बाद दीगरे छा गई। मेलबोर्न में हर कोई जानता था कि आफरीन को लाइव स्ट्रीम पर तकरीबन असमत दरी की गई है। अब कोई भी अमीर खानदान उसे अपनाने की कोशिश नहीं कर सकता था। ओह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अफ़सोस मेरा छोटा बेटा पहले ही एंगेज्ड है। फिर एक तरफ देखते हुए हाथ हिलाया। ओह, ये तो मेरा जानने वाला है। माफ़ कीजिएगा, मैं इनसे मिलकर आता हूँ। ये कहते ही जल्दी-जल्दी एक तरफ को हो लिया, जैसे जान छुड़ाई हो। जाफ़र ने मायूसी से कहा, परेशान मत होना आफ़ी बेटा, हम तुम्हारे लिए आज एक बेहतरीन शौहर ढूँढेंगे। जैसे आफ़रीन यहाँ रिश्ता करवाने ही आई थी। आफ़रीन का चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था। उसने बहुत पहले इनसे कोई भी उम्मीद लगानी छोड़ दी थी। बनने की कोशिश मत करें। ये आप लोग ही हैं जिन्होंने रिपोर्टर्स की एक फ़ौज दरवाज़े पर मुझे वेलकम करने को खड़ी की है, ताकि सबको ये बात पता चले कि हमें कोई रंजिश नहीं है। हम तो एक हैप्पी फैमिली हैं और मेरा पहला बयान झूठ पर मबनी है कि आप लोगों ने मुझे कैद किया, तशद्दुद किया। मैं यहाँ सिर्फ़ दादी माँ की सालगिरह मनाने आई हूँ। मुझे आप लोगों की किसी बात से कोई लेना-देना नहीं। वो काफ़ी तैश में बोली। कैसे बेहिस लोग थे ये। सालेहा ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा रोका, दांत पीस कर बोली, आफरीन, आखिर तुम्हें क्या हुआ है जिसने तुम्हें इतना संगदिल बना दिया है? उसने घूर कर उसे देखा और बाजू से पकड़कर करीब लाई। और बातों को तो छोड़ो, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें वक्त दिया, तालीम दिलवाई, और ये बात कि तुम ये एहसान नहीं मानती, तुम्हें अपनी गलतियों का बिल्कुल इदराक नहीं। इसकी बजाय पब्लिक में हम पर बहतान बांधा कि हमने तुम्हें कैद करके तशद्दुद किया था। क्या तुम में ज़मीर नाम की कोई चीज़ है? आबिश को तो चलो छोड़ो, हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? अरे हमने तुम्हें पुरानी हवेली में तुम्हारे भले के लिए रखा था। सालिया बरहमी से बोलती जा रही थी। हम कब तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? ये पुरानी हवेली का माहौल वाकई इतना खराब था? और कब मैंने मुलाजिम को तुम्हें खाना देने या कमरा गर्म रखने से मना किया?
जाफर यज़दानी गुस्से में तेज हुआ। आफरीन की सुनकर हैरान रह गई। तो क्या वो बूढ़ी मुलाजमा इनके मंसूबे का हिस्सा नहीं थी? वो तसबसब में पड़ गई। अगर जाफर यज़दानी के हुक्म पर उस मुलाजमा ने ऐसा नहीं किया, तो फिर? लेकिन इस औरत ने तो कहा था। आफरीन की बात मुंह में ही रह गई। आफी, तो तुम बल आखिर आ गई। आबिश ने उसको कुछ भी आगे सोचने नहीं दिया। इससे पहले कि आफरीन की गुत्थी सुलझती, आबिश ने यकदम से आकर बाजू पकड़ लिया और दूसरे बाजू से माँ का हाथ थामा। कितना अच्छा लग रहा है, फाइनली हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई है। आफरीन ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की जिसे आबिश जोर से पकड़े हुए थी। मेहरबानी करके मेरा बाजू छोड़ो। मैं नहीं चाहती कि मेरे जोर से छुड़ाने पर तुम नीचे गिरकर अपना तमाशा बना लो। आफरीन की आवाज सर्द और सपाट थी। ओह आफी डियर, तुम्हारा क्या मतलब है? आविश के खूबसूरत चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक उभरी। उसने जल्दी पास खड़े अय्यज का हाथ थामा और नरमी से इल्तिजा की। अय्यज, आप इससे बात करो, उसे समझाओ ना। हमने आज बहुत से मेहमानों को मदऊ किया है और ये जरूरी है कि हमारी एक फैमिली एक दूसरे से बिना रंजिश के मिलके बैठे। कुदरती तौर पर उसने सोचा कि आफरीन का मकसद एक बार फिर कोई नई परेशानी पैदा करनी थी। इसने लाशऊरी तौर पर आफरीन को देखा, लेकिन दूसरे ही पल वो मुकम्मल तौर पर हैरान रह गई, क्योंकि इस पल आफरीन उसकी बात पर आगे झुकी और उसके कान में मुस्कुराकर सरगोशी की। तुम पीठ पीछे हसद करती हो। क्या मैं तुमसे ज्यादा हसीन हूँ? सही कहा ना? और ये हर वक्त दाएं बाएं खुफिया इशारे फेंकना छोड़ दो। आखिरकार तुम्हें सिर्फ हुक्म देना होता है और लोग तुम्हारे हुक्म पर हर गंदा खेल खेलना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसा नहीं? इसके बाद तुम ऐसी दिखती हो जैसे तुम्हारे सिवा कोई मासूम और अनजान पैदा ही नहीं हुआ। आफरीन ने उसके वाकई छक्के छुड़ा दिए थे और ये बावर करवा दिया कि वो इतनी भी कम अकल और अनजान नहीं है। हर बात की समझ बूझ रखती है। स्पेशली आबिश का प्लान भी उससे मख्फी नहीं रहा। आफरीन, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो सच में तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। आबिश की आंखों में शिकायत के आंसू भी धीरे धीरे बहने लगे। अय्यज ने मजीद रोते नहीं देख सकता था। आफरीन, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं? ये तुम ही हो जो आबिश के साथ शुरू दिन से हासिदाना रवैया रखे हुए हो। इसकी बात पर आफरीन की आंखों में तंजिया चमक लहराई। एक तो इस दुरानी, अब तुम लालच में इस कदर अंधे हो चुके हो कि सामने की हकीकत तक नजर नहीं आती। तुम अंधे ही रहोगे उम्र भर। जब आंख खुलेगी तो कुछ हाथ नहीं आएगा। ऑल राइट, बहस मत करो। यहाँ काफी सारे मेहमान मौजूद हैं। आफरीन, तुम रेस्ट रूम में अपनी दादी माँ के पास जाओ। जब फंक्शन शुरू हो तो आ जाना। जाफर यसानी ने किसी मतवक्को झगड़े के डर से आफरीन को वहां से हटाया। मैं दादी माँ से मिलकर चली जाऊंगी। आफरीन ने साफ जवाब दिया कि वो यहाँ रुकने का शौक नहीं रखती। तुम उसे खाना खिला कर जाना। तुम्हारी दादी माँ एक माह पहले सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से पैरालाइज हो गई हैं। वो खुद से खा नहीं सकती। जाफर की बात सुनकर आफरीन परेशान हुई। ये बात उसे पता नहीं थी। दादी माँ कब गिरी थी? इसके सर पर जैसे बम ब्लास्ट हुआ था। 2 माह पहले तक तो दादी माँ बिल्कुल ठीक थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। आप ये बात मुझे अब बता रहे हैं? वो सदमे की ज्यादती से चीखी थी। बताते तो इससे क्या फायदा होता? क्या करती तुम? बस गुस्सा ही करती, चीखती, चिल्लाती, जैसे अब कर रही हो। जाफर यसानी ने नागवारी से कहा। आफरीन उसे सर्द घूरी से नवाजती तकरीबन भागती हुई रेस्टरूम में गई, जहां एक सुरमई बालों वाली शफीक से चेहरे वाली खातून व्हील चेयर पर बैठी एकटक खिड़की से बाहर देख रही थी। एक मुलाजमा उसे चम्मच से पानी पिला रही थी। आफरीन दरवाजे में ही साकत खड़ी रह गई। आंसू बुरी तरह गाल भिगोने लगे। मुझे माफ कर दीजिएगा दादी माँ। मैं आपसे इतने अरसे बाद मिलने आई हूँ। आफरीन 2 माह से उसे देखने नहीं आई थी। शहराम से शादी के बाद वो कुछ ऐसी परेशानी में उलझी कि उसे दादी माँ से मिलना भूल गया। उसके दादा की वफात करने के बाद इस घर में सिर्फ एक दादी ही बची थी जो उसका ख्याल रखती थी। उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ने को बाहर भेजा। आज वो जो कुछ थी अपनी दादी की बदौलत थी। जब वो छोटी थी, साले और जाफर उससे जब भी सख्त रवैया रखते या डांट टपट करते, दादी की मोहब्बत भरी गोद ही उसकी वाहद पनाहगाह बचती थी। दादी भी उसे यूं ही आगोश में समेटे रखती, जैसे मुर्गी अपने चूजों को परों में समेट कर छुपाती है। ताहम जब वो मजीद तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क रवाना हुई, तो उसकी दादी प्लिम गार्डन अपने अवाई घर वापस चली गई थी।
دادی اب جزوی طور پر بہری ہیں، اس لیے وہ اچھی طرح سے نہیں سن سکتی، ملازمہ نے اسے آہستہ سے بتایا، کیونکہ آفرین کی بات پر بھی دادی کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اور آپ؟ آفرین اس عورت کو پہچان نہیں پائی۔ یقیناً یہ نئی ملازمہ تھی۔ اس سے پہلے خالدہ وحیدہ ہی دادی کا خیال رکھتی تھی۔ یزدانی صاحب نے مجھے دادی کا خیال رکھنے کے لیے رکھا ہے، تو مجھے خالہ حلیمہ کہہ سکتی ہو۔ لیکن خالہ وحیدہ کہاں ہے؟ ایسا لگتا ہے انہیں دادی کی پیرالائز ہونے کے بعد خیال رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے ریزائن کر دیا۔ ملازمہ نے جتنا معلوم تھا اتنا ہی بتایا۔ یہ سن کر آفرین حیران رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خالدہ وحیدہ 30 سال سے دادی کے ساتھ تھی اور وہ بہت اچھے تعلقات تھے۔ دادی کو اس حالت میں ان کی زیادہ ضرورت تھی، پھر وہ کیسے چلی گئی؟ شاید شاید خالہ وحیدہ کافی بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ نوکری کرنے کے لائق نہ رہا ہو، اس لیے ریزائن کر دیا ہو۔ اسے اپنی دادی کی حالت کے بارے میں جان کر سچ میں بہت دکھ ہوا۔ اس نے دادی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کا کمزور بوڑھا ہاتھ پکڑ لیا۔ دادی، میں آفرین ہوں، آپ کی آفی۔ میں آپ کو دیکھنے آئی ہوں۔ مجھے پہچانا دادی؟ آفرین کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور آواز جذبات سے کپکپا رہی تھی۔ دادی نے دیکھا تو اس کے چہرے پر شفیق سی جانی پہچانی مسکراہٹ آ گئی۔ تم آ گئے شہرین، میری بچی، میرے جگر کے ٹکڑے۔ تم نے آج سارا دن باہر گزار لیا۔ بہت تم تنگ کرتی ہو تم ماں کو۔ جاؤ اور جا کر کپڑے بدلو، تمہارے ابو آنے والے ہیں، پھر وہ ہمیں ڈنر پر باہر لے جائیں گے۔ ہاں؟ وہ یقیناً ماضی میں جی رہی تھیں۔ یہ سن کر آفرین تھوڑی دیر کے لیے دنگ رہ گئی۔ شہرین اس کی پھپھو تھی، لیکن ان کے انتقال کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ دادی، آپ پھپھو کو پھر سے یاد کر رہی ہیں؟ آفرین کو لگا جیسے وہ خود پر کنٹرول کھو دے گی۔ بہت مشکل سے اس نے سسکی دبائی تھی۔ بوڑھی دادی نے جیسے آفرین کی بات نہیں سمجھی، وہ پھر سے خود سے باتیں کرتے بڑبڑانے لگی۔ آفرین ان کے پاس بیٹھ گئی، دکھ سے اس کی سانس گھٹ رہی تھی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب جعفر یزدانی وہاں آیا۔ اپنی دادی کو باہر لا کر کھانا کھلاؤ، میں نے یہاں کھانا کھلا دوں گی، ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ باہر جایا جائے۔ آفرین کافی رنجیدہ تھی، دکھ سے شاید جعفر یزدانی کو دیکھا۔ کیسا بیٹا تھا؟ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں پوچھی، تم کو فوری طور پر باہر چل کر ہماری فیملی کے ساتھ کھانا چاہیے، ورنہ پھر بھول جاؤ کہ میں تمہیں امی سے ملنے دوں گا۔ جعفر یزدانی کے الفاظ تھے یا زہر میں بجھے تیر تھے، یقیناً برداشت سے باہر تھے۔ آفرین کو ان کی بات سن کر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ ان کے الفاظ ہماری فیملی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر آفرین کو اپنی فیملی سے خارج کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ آفرین نے ان کے حکم پر سوچ کر ہتھیار ڈال دیے اور خاموشی سے اٹھ کر دادی کی ویل چیئر کو تھاما اور چلاتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ اب اس کا رخ بینکویٹ ہال کی طرف تھا۔ اس کو بھی ٹیبل پر بیٹھنا تھا جس پر ایاز اور آبش کے ساتھ صالحہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے دادی کی چیئر سیٹ کی، پھر ٹیبل کے ساتھ کرسی کھینچ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر نظر گھماتے یوں ہی اس کی نظریں ایک سائڈ پر گئی تھیں۔ وہ چونک گئی کیونکہ وہاں ولید گرویزی اپنے ساتھ بیٹھے جوڑے سے بات کر رہا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی کیونکہ ان کے ساتھ ایاز کا باپ خیام درانی اور ماں ثنیہ درانی بیٹھے ہوئے تھے۔ شہرام نے فنکشن اٹینڈ نہیں کیا، جبکہ شہرام ایاز کا ماموں تھا، تو انگیجمنٹ سیریمنی 12:30 پر ہوئی۔ ایاز اور آبش کو سٹیج پر لایا گیا۔ آبش جو کہ سرخ رنگ میں کی چمکتی ہوئی میکسی پہنی ہوئی تھی، ایاز کے ساتھ کھڑی ہوئی خوشی سے پھولی جا رہی تھی۔ ایاز نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، دونوں ساتھ کھڑے پرفیکٹ میچ لگ رہے تھے۔ آفرین اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے مہمانوں سے سرگوشیوں میں کی گئے تبصرے سننے پر مجبور ہوئی۔ میں نے سنا ہے کہ آبش کی پرورش کسی ولیج میں ہوئی ہے، پھر بھی وہ بہت خوبصورت اور تعلیم یافتہ لگ رہی ہے۔ ایاز صحیح اس پر مر ہے۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی۔ پچھلے سال ایک افواہ چلی تھی کہ ایاز آفرین کے ساتھ انگیج ہونے والا ہے۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو دونوں کو چن لیتا۔ یہ کوئی مرد بولا تھا۔ تم صحیح کہتے ہو۔ یہ سارا شور آفرین کے کانوں سے طوفانی جھکڑ کی طرح گزرا تھا، لیکن وہ سوائے اگنور کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی پوری توجہ دادی کو کھانا کھلانے پر کر دی۔ تاہم جس چیز نے اسے لاجواب کیا تھا وہ تھی سنڈی ٹرنر،
جس نے جوڑے کے آگے انگوٹھیاں رکھی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ سنڈی نے مائکرو فون میں مزاحیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، دراصل میں اس کو تقریباً 7 یا 8 سال سے جانتی ہوں اور وہ میرے لیے ایک بڑے بھائی کی طرح ہے۔ ہائی اسکول میں بہت سی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں، لیکن ان میں سے ایک نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کھینچی۔ میں نے سوچا تھا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آبش سے نہ ملے، اور آج بالآخر دونوں مل گئے، کیونکہ ایس بھائی کے نصیب میں آبش تھی۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ آفرین کی جانب پھینکی۔ آفی، تم بھی آؤ، کیا تم دلہا بن دلہن کو دعائیں نہیں دو گی؟ اس نے جیسے آفرین کے کچے زخم کوریدے تھے۔ آفرین اس کے ہر لفظ میں طنز صاف محسوس کر رہی تھی، اور سنڈی یقیناً ہر حد پار کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کی اچھی دوست تھی، آج اسے اس کے منگیتر کے دلہا بننے کی مبارک دے رہی تھی۔ اس سے زیادہ طنز اور کیا ہو سکتا تھا؟ اوہ، ضرور۔ آفرین کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ کیوں نہیں؟ مجھے ابھی ابھی احساس ہوا ہے کہ تم دنوں سے زیادہ بے شرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایس کا تو چہرہ ہی پھیکا پڑ گیا۔ جعفر یزدانی نے اٹھ کر ایم سی کی طرف اشارہ کیا۔ پورے حال کی روشنیاں گل ہو گئی۔ اسٹیج کی اسکرین روشن ہوئی، اس پر الفاظ آنے لگے۔ آئیے انگیجڈ جوڑے کی محبت کی کہانی دیکھیں۔ مہربانی کر کے اپنی توجہ اسکرین پر کریں۔ ایک رومانوی دھن کمرے میں بکھر گئی، تاہم سلائیڈ شو پر آفرین اور یزدانی کی تصویریں آ رہی تھیں۔ کچھ اس وقت کھینچی گئی جب وہ چھوٹے بچے تھے۔ ان میں سے کچھ اس وقت کی تھی جب وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے گئی تھی، اور ایز سمندر پار میلوں کا سفر کر کے آفرین سے ملنے آیا تھا۔ تصاویر میں وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ حال میں موجود ہر مہمان واضح طور پر چونک گیا۔ درانی اور یزدانی خاندان کے لوگوں کے چہروں پر ناگواری چھا گئی۔ جعفر یزدانی غصے میں جیسے آپے سے باہر ہو گیا۔ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ فوراً بند کرواؤ اسے۔ اسکرین تو جلد ہی پھر سے بلیک ہو گئی، لیکن مہمانوں میں سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا واقعی آفرین اور ایس پہلے ایک ساتھ تھے؟ کس نے کیا ہے یہ؟ کیا یہ آفرین نے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ میں نے تب سوچا تھا جب وہ اندر آئی تھی تو عجیب ایکٹنگ کر رہی تھی۔ آفرین ان کی بات پر پریشان ہوئی۔ اسے پہلے ہی کچھ برا ہونے کا احساس تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے لیے جال بچھایا جا رہا ہو۔ آفرین کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کوئی تھا جس نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور ایسا شخص آبش کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کس قدر بے رحم عورت تھی یہ آبش، جس نے صرف آفرین کو نیچا دکھانے کی خاطر اپنی انگیجمنٹ سیریمنی کی بھی پرواہ تک نہیں کی، جس کا صاف مطلب تھا اس کے لیے یہ رشتہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ صالحہ کی تیز غصیلی آواز حال میں گونجی تھی۔ میموری کارڈ میں پہلے سے محفوظ تصویریں کہاں گئیں؟ فلور مینیجر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ معاف کیجیے گا میم، ہمیں لگتا ہے میموری کارڈ بدل گیا ہے۔ کون کر سکتا ہے ایسا؟ آپ کے بعد ثانیہ دورانی زوروں سے چیخی تھی۔ ثانیہ آنٹی، ایسا لگتا ہے کسی نے انگیجمنٹ پارٹی برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ سندے ان کے پیچھے سے بولے۔ ایسا ہی لگتا ہے مجھے بھی۔ دیکھتے ہی سازش کے پیچھے کون ہے؟ صالحہ کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ میں بتا سکتی ہوں کہ کس نے کیا ہے۔ ملازمہ حلیمہ ڈرتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سب نے اسے حیرت اور سوالیہ نظروں سے گھورا۔ سویر، میں نے میڈیا روم میں آفرین بی بی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سویر، شروع میں ہی آفرین کو اندیشہ تھا کہ کچھ ایسا ضرور ہے جس میں اسے پھنسایا جا رہا ہے، اس لیے اسے حیرت نہیں ہوئی۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اسے حیرت صرف ملازمہ کے جھوٹ پر ہوئی۔ اس کے باوجود بھی وہ خاموش کھڑی تھی۔ اسے اب آگے کا تماشا دیکھنا تھا۔ جعفر یزدانی تو غصے میں کھول کر رہ گیا۔ اس کی صرف شعلہ بار نظروں سے گھور کر دیکھا۔ تو یہ تمہارا کارنامہ ہے؟ آفی، ایسا تم گھر پر کرتی، یہ پبلک میں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آبش زرد چہرے کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ تم سے اپنے جذبات قابو نہیں ہو سکے کیا؟ ایس نے شروع سے ہی تمہیں چھوٹی بہن سمجھا ہے۔ صالحہ تنقید کرنے سے باز نہیں آئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا آفرین کو دانتوں میں ہی لا کر پیس ڈالے۔ ثانیہ دورانی جلدی سے آگے بڑھ آئی۔ کوئی بھی اسے غلط نہ لے، دونوں ایک ساتھ پلے بڑے ہیں۔ ایس نے ہمیشہ اسے چھوٹی بہن کی طرح پیار کیا ہے۔
قدرتی طور پر آفرین کی فیلنگز کا بڑھنا غلط نہیں۔ میں نے صحیح کہا نا ایس بیٹا؟ ثانیہ نے جیسے ان کے رشتے کی وضاحت کی، اپنے بیٹے کو صاف نکال لیا۔ ایس بے اختیار آفرین کی طرف مڑا۔ آفرین نے بھی سیدھا اس کی آنکھوں میں گھورا۔ معاف کرنا آفی، افسوس ہے کہ تم نے میرے رویے سے غلط اندازہ لگایا۔ میں نے ہمیشہ تم سے چھوٹی بہن کی طرح برتاؤ کیا تھا، اور یہ رومانٹک محبت نہیں تھی۔ میں تمہارے احساسات کی عزت کرتا ہوں، لیکن پلیز غلط مت سمجھنا۔ اس نے ماضی میں اس کے ساتھ رشتے کو جیسے پیٹھ پیچھے اچھال دیا تھا۔ آفرین کو حیرت نہیں ہوئی، اسے تو ان سے کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ اب میرڈ تھی، لیکن یہ سب لوگ نہیں جانتے تھے اور خالی ڈھول پیٹے جا رہے تھے۔ مقصد صرف اور صرف آفرین کی پبلک میں تذلیل کرنا تھا۔